व्लादिमीर नाबोकोव, लोलिता। मैं जब भी लोलिता को देखता हूँ, एक अजीब किस्म की सनसनाहट से भर जाता हूँ। वह अभी भी बच्ची है, मगर उसका वही बचपना ही तो मुझे सबसे अधिक उत्तेजित करता है। आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, सचमुच मैं इस मामले में पागल ही हूँ। मुझे तो उसकी हर अदा भा गई है। वह सामने हो और मैं उसे देखता रहूं। हर समय बस इसी की इच्छा होती है। वह मेरी निगाहों से ओझल होती है तो मुझे दुनिया वीरानी और अंधेरे में डूबी नजर आती है। जब वह सामने पड़ जाती तो पूरी दुनिया में बहार आ जाती, दिन का उजाला सा खिल जाता। उसकी हर आहट, हर चाप पर मेरे कान लगे रहा करते थे। उसकी अटपटी चटपटी बातें मेरे पागलपन को और भी दहका देती थी। विश्वविख्यात उपन्यास लोलिता। 2 शब्द। प्रस्तुत उपन्यास लोलिता विश्व प्रसिद्ध बहुचर्चित उपन्यास है। लोलिता बहुचर्चित इस अर्थ में है कि यह यूरोपीय और भारतीय जगत में इसे एकाएक अश्लील उपन्यास की संज्ञा दे दी गई। वर्षों तक इसके अश्लीलता पर साहित्य जगत के मनीषियों के बीच वाद विवाद चलता रहा। अदालतीय कार्रवाइयां भी हुई। बहुत सोच विचार के बाद विद्वान न्यायाधीशविदों ने इसे अश्लीलता से मुक्त कर दिया। तो मैं इस नोवेल को पढ़ रहा हूं, जिसका मतलब अश्लीलता नहीं फैला रहा। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशविदों ने अश्लीलता से मुक्त कर दिया। हालांकि यह इस चीज की बहुत लड़ाइयां लड़ी गई कि ये किस कैटेगरी में आता है। प्रश्न उठता है कि श्लीलता और अश्लीलता की परिभाषा क्या है। इरादतन जो चीज इस उद्देश्य से लिखी जाए कि उसे पढ़कर बिना वजह उत्तेजना, कामुकता उत्पन्न हो, वह निसंदेह अश्लील है। मीन्स इरादतन मतलब इरादे के साथ जो चीज इस उद्देश्य से लिखी जाए, मतलब अगर आपका किसी चीज को लिखने का उद्देश्य ही यह हो, आपकी मंशा ही यही हो कि यह लिख रहा हूं इससे आदमी बिना वजह उत्तेजना या कामुकता उत्पन्न कर ले, तो वह अश्लील है। मगर जिस उपन्यास और चरित्र को पेश करने में कुछ ऐसे शब्दों को वर्णित करने की आवश्यकता पड़े जो मानवीय शारीरिक संबंधों के लिए आवश्यक हो, वह अश्लील नहीं श्लील है। क्या बोल रहा है ये? मगर जिस उपन्यास और चरित्र को पेश करने में कुछ ऐसे शब्दों को वर्णित करने की आवश्यकता पड़े जो मानवीय शारीरिक संबंधों के लिए आवश्यक हो, तो मानवीय शारीरिक संबंधों के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी वर्ड का यूज कर रहे हैं। चूंकि उस वर्ड को यूज करने से किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वह अश्लील नहीं है, वो श्लील है। तो घुमा फिरा के एक ही बातें कही जा रही हैं। संभव है आप और विद्वान जगत के लोग कोई और परिभाषा भी निकालें, मगर ऊपरी तौर पर यही बात सामने आती है। तो हर एक का अलग अलग मीनिंग है, हर एक का अलग अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन ऊपरी तौर पे यही बातें निकल आती हैं। लोलिता का मुख्य नायक, जिसकी उम्र परिपक्व है, 35-40 साल के मध्य उम्र का फ्रेंच इंग्लिश भाषा का विद्वान 12-13 वर्ष की लड़की के लिए अपना जीवन और भविष्य बर्बाद कर देता है। अब ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये ह्यूमन रिलेशन का पार्ट है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो वह अश्लील नहीं श्लील है। ओके, बट अगर इंटेंशन यही होता कि एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें जो ऐसे कैरेक्टर के साथ इंटेंशनली एक ह्यूमन रिलेशन बनाता है और फिर इसको पोर्ट्रे करके रिप्रेजेंट करें, तब यह अश्लील हो गया। तो अल्टीमेटली हमारी मेंटेलिटी होती है जो कि अश्लील और श्लीलता के बीच का डिफरेंशिएट करती है। और यही चीज़ है कि जैसे होता है कि लोग कहें कि वो मुझे गलत नज़र से देख रहा था। ठीक है, जिसको गलत नज़र से देख रहा था उसको बुलाओ और उससे बोलो कि तुम मुझे गलत नज़र से देख के दिखाओ, चलो गलत नज़र निकालो तुम। तो नॉट पॉसिबल। क्या होता है, मेंटेलिटी की बात हो रही है कुल मिला के। वर्षों उसे अपने साथ रखता है, उसे अपने संपर्क में रखने के लिए उसकी मां से शादी कर लेता है। मगर उसका अंत क्या हुआ? अंत शिक्षाप्रद है, अंत से हमें कुछ जानने को मिलेगा। ओके, यही कहानी की मांग थी, यही उपन्यास का सबसे रोचक विषय है। कृपया आप भी उपन्यास पढ़ें और स्वविवेक से निर्णय करें, अपने विवेक से निर्णय करें पढ़ने के बाद कि लोलिता अश्लील उपन्यास है या नहीं।
अबीद आबिद रिजवी। तो उपन्यास लोलिता है। इसके मूल लेखक जो है व्लादिमीर नाबोकोव है, अनुवादक आबिद रिजवी हैं। 20 रुपये में ये राधा पॉकेट बुक से मिल रहा है। खैर, तो लोलिता उपन्यास, लोलिता लोलिता लोलिता। हाँ, मैं उसी लोलिता की कहानी के आपके सामने दोहराने जा रहा हूं, जिसके कारण आज मैं अदालत के इस कटघरे में खड़ा हूं, जिसके बारे में आपने इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान समाचार पत्रों में भी बहुत कुछ पढ़ा है। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, उसका नाम लोलिता था। उसकी माँ उसे प्यार से लो कहती थी। जानने वाले लोला और स्कूल वाले डाउली कहते थे, लेकिन मेरी बाहों में वह सदा लोलिता रही। एक लड़की जो प्यार की गर्मी पाकर खिली और खुरदुरे स्पर्शों की लहलुहान आज से झुलस कर बिखर गई। ओ माय गॉड। एक लड़की जो प्यार की गर्मी पाकर के खिली और खुरदुरे स्पर्शों की लहलुहान आज से झुलस कर बिखर गई। हाँ, यह वही लोलिता थी जिसका मैं दीवाना था, जिसका मैं पुजारी था। वह जब मेरी बाहों में आकर समा जाती थी तो वह केवल लोलिता होती थी। लोलिता, हाँ हाँ, वह उस समय केवल लोलिता ही होती थी, जिसे मैं अपनी दुनिया कहूँ या फिर अपने बिखरे हुए प्यार का संसार, या वह प्यार का अमर गीत जो मेरी जिंदगी में आकर मुझे बरसों के लिए महका गया। लोलिता इस राख में दबी हुई चिंगारी, लोलिता की इस राख में दबी हुई चिंगारी आज भी मेरे शरीर में आग लगा रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा सब कुछ जल रहा हो। मैं आपके सम्मुख एक प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराधी, एक हत्यारे, एक खूनी के रूप में खड़ा हूं। मगर मैं बार बार सोच रहा हूं, क्या मैं खूनी हूं? आप फैसला देने से पहले शायद मेरे बारे में कुछ जान लेना चाहें। स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरी जन्म तारीख 1910 लिखी है। माँ बताती है कि जब मैं पैदा हुआ तो हम लोग पेरिस में थे। मुझे अपने पिता की याद आती है, जो एक हंसमुख, मिलनसार, मितभाषी व्यक्ति थे। हमारे खानदान में पहले शराब, फिर जवाहरात और फिर सिल्क का काम होता रहा। मेरे पिता ने जमाने की हवा समझते हुए शुरू से ही होटल लाइन को चुना। जमाने की हवा समझते हुए शुरू से ही होटल लाइन को चुना, मतलब जमाने को 1910 के बाद से, 1910 में तो पैदा हुए, उधर के ही आसपास जमाने को होटल की हवा लगने लगी थी। ओके, टिबेरिया के किनारे उन्होंने एक आलीशान होटल खोला। मुझे होटल के साफ सुथरे कमरे, दूधिया रोशनी में नहाती हुई हल्के पीले रंग की दीवारें और लंबे बरामदे में बिछे हुए गुदगुदे कालीन अच्छी तरह याद है। होटल में मेरी बड़ी पूंछ थी। सब मुझे प्यार करते थे। नौकर चाकर तो मेरी उंगलियों पर नाचते थे। मेरे पिता हर समय बहुत खुश रहते थे। हर एक से हंस के बातें करना उनकी आदत थी। उनकी हंसी हर समय उनके मोटे होठों पर नाचती रहती थी। मोटे होठों पर खुशी नाचती रहती थी। हे। वे अपने आप को जमाने के साथ साथ बदलना चाहते थे। तभी तो उन्होंने शराब और जवाहरात के खानदानी कारोबार को छोड़कर होटल का कारोबार चुना। मतलब वो अपने आप को जमाने के हिसाब से बदलते रहते थे। इसीलिए तो खुश नसीब भी थे, इसीलिए तो खुश भी रहते थे। जिंदगी में और ज्यादा तरक्की करने के लिए उन्हें टिबेरिया के तट पर एक बहुत बड़ा होटल तैयार करवाया था। ज्यादा तरक्की करने के लिए जिंदगी में, जिसकी आकाश से बातें करती सफेद बिल्डिंग पूरे शहर में अपने किस्म की एक ही इमारत थी। मुझे साफ सुथरा और सुंदर होटल बहुत पसंद था। उसके कमरों की सजावट देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता था। मैं अपने जितने भी रिश्तेदारों से मिला हूं, उन सब ने मेरी माँ की सुंदरता का किसी न किसी ढंग से उल्लेख जरूर किया है कि मेरी माँ बहुत सुंदर है, आपकी माँ बड़ी सुंदर है। ओके, मुझे माँ की कोई विशेष बात याद नहीं आती। केवल धुंधली धुंधली स्मृतियां सी हैं। उनकी मृत्यु के समय मैं 3 साल का था।
ओके, तो ये जब बड़े हो गए होंगे तो इनके रिश्तेदार लोग, आस-पास के लोग बताते होंगे कि आपकी माँ ऐसी थी, अच्छी थी। उनकी मृत्यु के समय 3 साल के थे। माँ के बाद मेरी मौसी हमारे यहाँ चली आईं। पहले पहल मेरी देखभाल करने के लिए, फिर पिताजी के कहने पर घर गृहस्थी का एक अनिवार्य अंग होकर के वो हमारे यहाँ ही टिक गई, मौसी जी। चूँकि माँ की मुझे स्मृतियाँ ही शेष हैं, अतः उनके बारे में ज़्यादा ना कहकर मैं पिता और मौसी के बारे में जो कुछ कहूँगा, जो कहना है कहूँगा। तो माँ के बारे में तो पता ही कम है। अपनी औलाद से हर पिता को प्यार होता है। हर अच्छा पिता अपनी औलाद के भविष्य के लिए चिंतित रहता है। मेरे पिता भी मुझे बहुत प्यार करते थे, जैसे मेरे पिता भी मुझे करते हैं। जब भी मैं उनसे कहता कि मुझे आपका ये होटल बहुत पसंद है, तो खुशी से झूम कर कहते, बेटे ये सब तुम्हारा ही तो है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। मैं उनकी बातों से खुश हो जाता था। वास्तव में मुझे उस होटल में आकर आनंद आने लगा था। नौकर चाकर भी मेरा बड़ा सम्मान करते थे। माँ की मृत्यु के 2 वर्ष बाद मुझे स्कूल भेज दिया गया। मतलब 3 साल में तो मर गई थी मम्मी जी, तो 2 वर्ष 5 साल में भेजना शुरू कर दिया स्कूल। स्कूल में अपनी क्लास में मैं सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तो नहीं, पर फिर भी अच्छे विद्यार्थी में गिना जाता था। अध्यापक मुझसे खुश थे और पिताजी प्रसन्न। क्रिकेट खेलते हुए छुट्टियों में देश विदेश का भ्रमण करते हुए और जी लगाकर पढ़ते हुए मेरे दिन बड़े मौज से कट रहे थे। पिताजी अमीर है तो दिन बड़े मौज से ही कटते हैं। इसी बीच मेरी मुलाकात अन्ना बेल से हुई। अब अन्ना बेल छुट्टियों के दौरान मिल रही है। अन्ना मुझसे एक क्लास पीछे पढ़ती थी। मुझे उसकी बदसूरत माँ और उसके गंजे बाप में कोई भी ऐसी बात न दिखाई देती थी जिससे मैं उसकी ओर आकर्षित हो सकता। मतलब माँ बदसूरत है, बाप गंजा है, तो बेटी को भी इग्नोर मार रहा है, जिससे मैं लेकिन होटल के इर्द गिर्द सबसे निकट मकान उसी का था। अन्ना से मेरी मुलाकात खेलते खेलते हुई थी। अब खेल खेल में ही मिल गए। हम दोनों समुद्र के तट पर घरौंदे बनाते बनाते मिले थे। ओके, बचपन की यादें मेरी ताजा हो गई। घरौंदे बना देना, शादी रचा देना, खेल खेल में कहानियां बना देना, यही सब तो होते हैं। कई दिनों तो यूं ही इधर उधर की बातों में कट गए। फिर हमने महसूस किया कि हमारी रुचियां और आदतें बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। असल में रुचियां और आदतें साथ साथ रहने से मैच हो जाती हैं। तो बाद में हमें लगता है कि नहीं, हमारी आदतें मैच हो रही थी। हमारे सपने भी लगभग एक दूसरे की राहों को काटते हुए ही गुजरते थे। अच्छा, वह एशिया में किसी निकट के देश में नर्स बनना चाहती थी और मैं बड़ा होकर एशियाई देशों में रचे जाने वाले षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाला फिल्मी जासूस। ओके, वैसे अल्लाह से मुलाकात से पहले मैं घरेलू वातावरण के बारे में थोड़ी रोशनी डाल लूँ तो मेरी कहानी समझने में आपको अधिक सुविधा होगी। मिलने से पहले जो घरेलू वातावरण, तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हैं। बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण, कोई एक बच्चा है, उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण बहुत कुछ वातावरण पर निर्भर करता है कि कैसे वातावरण में है, घर का क्या हालचाल है, आसपास के लोग कैसे हैं, डायनेमिक्स कैसा है। मौसी के देखो, अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा, उससे भी डिपेंड होता है। मौसी के सामने आने पर मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता था। आपको किसी चीज़ में, किसी परिस्थिति में जा करके क्या चीज़ें याद आती हैं, उससे भी मैटर करता है कि इससे आपकी थॉट प्रोसेस की डिजाइनिंग किस प्रकार से हो रही है, तो उससे भी आपका चरित्र व्यक्तित्व बनेगा। इस बात को सोचे बगैर न रहता था कि माँ मुझे स्वेच्छा से छोड़कर न गई होगी। ओहो, कितनी दुख की बात है। उन्हें तो ईश्वर ने बुला लिया होगा, नहीं तो माँ तो कहाँ छोड़ के जाती मेरे को 3 साल की उम्र में। इसमें दोष मेरी माँ का नहीं, ईश्वर का है, जिसने 3 साल के बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया। साला ईश्वर, सॉरी, हाँ, अगर ऐसा काम करा तो साला ईश्वर किस काम का? ईश्वर, आई थिंक गॉड इज डेड। सोचता हूं यह कैसा अन्याय है, कैसा जुल्म है, कैसा अत्याचार है। बेटे से माँ को छीन लेने से बड़ा अत्याचार और क्या होगा? ईश्वर जब इतना बड़ा अन्याय करता है तो उसे कोई दोषी कहने का साहस नहीं करता। इसे प्रकृति का खेल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? असल में प्रकृति ईश्वर के पीछे इतनी दुनिया डिपेंडेंट क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। जो कुछ भी हुआ था मेरे लिए बहुत दुखदायक था। मैं कई दिनों तक माँ की याद में रोता रहा। मौसी ने मुझे माँ का प्यार देने का हर प्रयत्न किया,
मौसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मासी, 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 मौसी, मौसी बन गया। तो जो माँ जैसी हो तो उसे मासी। आखिर वह मेरी माँ की बहन ही तो थी। मौसी मेरी माँ की उम्र से कुछ बड़ी थी। उनका नाम साइविल था। उन्होंने माँ का प्यार जुटाने का हर संभव प्रयास किया। एक छोटे बिना माँ के बच्चे के दिल के टूटे दिल को जोड़ने के लिए, उसके अशांत मन को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ भी न उठा रखा था। वह घर में ही रहने लगी थी। उनके प्यार को पाकर मैं भी अपनी माँ की जुदाई के दुख को किसी हद तक भूलने लगा था। लेकिन यादें तो यादें रहती हैं ना, जिसको भूलना के प्रयास करोगे, जिसे भूलना चाहोगे वो ज़्यादा याद आता है ना। मगर जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी बुद्धि भी तेजी से काम कर रही थी। मैं घर के वातावरण में को बोझिल होता महसूस करने लगा था। मैंने कई बार अपने पिता और मौसी को छुप छुप कर आपस में मजाक सा करते देखा था। उस मजाक और छेड़छाड़ में कुछ प्यार का स्वभाव था। ऐसी छेड़छाड़ तो केवल पति पत्नी के बीच में होती थी। हालांकि यह विचार मेरे मस्तिष्क में कई वर्षों के बाद आ सके। अलबत्ता उस समय पिता और मौसी के बीच के उस छेड़छाड़ और चोरी चोरी देखने में मुझे आनंद आता था। अब जानकारी कम है तो आनंद आएगा, जानकार हो जाओगे तो वही बुरा लगेगा। उस समय मैं बच्चा था। बच्चों के मन में तो ऐसी कौतूहलताएं जन्म ले ही लेती हैं जो बड़े लोग नहीं सोचते। हाँ, बड़े लोग नहीं सोचते हैं कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं। किंतु इन सब बातों को मैं महसूस कर रहा था। पिताजी और मौसी दिन प्रतिदिन एक दूसरे से निकट होते जा रहे थे और एक दिन मैंने उन दोनों को मुंह से प्रेम की बातें सुनी। उन दोनों के मुंह से प्रेम की बातें सुनी। प्रेममय शब्दों के साथ वे एक दूसरे के इतना निकट आ गए थे कि उनके शारीरिक फासले भी मिट गए। जब कोई मर्द किसी औरत से रसीले बोल बोलकर उसके होठों पर अपने जलते अधर रख देता है तो एक बच्चे के मन पर यह दृश्य देखकर क्या बीतती है, यह किसी ने शायद ही कभी सोचा हो। अपने हाँ, और बच्चा इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि अपने बातों को रिप्रेजेंट कर सकता हो। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम एक समझ होनी चाहिए। तो उस समय तो एक ही चांस बनता है कि आप सोचें बस। रसीले बोल बोलकर आपने अपने आनंद में खोकर इंसान पूरी दुनिया को भूल जाता है। फिर बच्चा क्या, फिर समाज क्या। इस मामले में जो कुछ भी था उसमें पिताजी ने अवश्य ही मुझे मौसी से बढ़ते संबंधों के बीच अपने मार्ग को का रोड़ा महसूस किया। तभी तो उन्होंने मुझे माँ की मृत्यु के 2 वर्ष के उपरांत ही स्कूल भेज दिया। ओह माय गॉड। अभी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग अलग हो रही है बच्चे की। इस मामले में जो कुछ भी था उसमें पिताजी ने अवश्य ही मुझे मौसी से बढ़ते संबंधों के बीच अपने मार्ग का रोड़ा महसूस किया। तभी तो उन्होंने मुझे माँ की मृत्यु के 2 वर्ष के उपरांत ही स्कूल भेज दिया। स्कूल में मैं किताबों में खोकर किसी हद तक अपनी माँ की मृत्यु का दुख भूलने लगा था। किताबों में खो गए, दुख भूलने लगे। मगर मैं जब भी एकांत में बैठता पिताजी और मौसी के चेहरे मेरी आंखों के सामने नाचने लगते। उन दोनों का मिलन और प्यार की बातें एक एक करके कांटों की तरह मेरे जहन में चुभने लगती। मुझे अपनी माँ की धुंधली धुंधली भोली भाली और सुंदर सूरत याद आने लगती। मेरी माँ सुंदर थी, तभी तो पिताजी भी उन्हें प्यार करते थे। वे उसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा से करते थे। पर समय कितनी तेजी से बदल गया था। वे उस चंद्रमुखी के स्वर्गवास के साथ ही उसको विस्मृत करके एक नई दुनिया में गुम हो गए। ओह माय गॉड, आदमी कैसा है कि चंद्रमुखी जैसा चेहरे की यादों से हट करके एकाएक कुछ समय बाद ही एक नए प्यार में आदमी पड़ गया और पूरी एक नई दुनिया में गुम हो गया। अब तो उनके सामने मौसी ही सब कुछ थी। माँ तो शायद याद भी ना आती थी। मेरे मन में इस बात को लेकर इतना विषाद भर गया था कि पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान लगता मगर ध्यान भटक जाता। पढ़ाई की ओर ध्यान लगाता लेकिन जहन भटक जाता। अच्छा, शायद यही वजह थी कि मैं अपनी क्लास का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी न बन सका। इसके बाद भी सारे अध्यापक मुझसे खुश थे।
मैं पढ़ाई में होशियार था, सबका प्रिय था। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के खेलों को भी मैं पूरी पूरी रुचि लेता था। क्रिकेट का खेल मेरा मनप्रिय खेल था। मुझे क्रिकेट खेलने में खूब आनंद आता था। इस क्रिकेट के खेल की वजह से आगे चलकर मुझे देश विदेश भ्रमण करने का सुअवसर मिला। हाँ, तो मैं अन्ना का जिक्र किया था। अन्ना जो लड़की थी, अन्ना से मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मुलाकात क्या, वो मेरी जिंदगी में थी। वह मुझसे एक क्लास पीछे थी। शुरू शुरू में मैं अन्ना के प्रति सहानुभूति में भरा था। यह सहानुभूति आगे चलकर आगे कुछ और मंजिलें तय करने लगी थी। देखो, आगे की कुछ और मंजिलें तय करने लगी थी, क्या मतलब है? अपना एज बताओ, फिर बताओ क्या मंजिलें थी यार, ताकि दर्शकों को भी मजा आए कि किन मंजिलों को आप पार कर रहे हैं। हम दोनों समुद्र तट पर घरौंदे बनाते थे। खेलते हुए एक दिन महसूस किया कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अच्छा, ये एहसास एकाएक आता है क्या? मुझे नहीं लगता। देखो, ये मुझे तो लग रहा है यहाँ पर लेखक की सोच भी देखो डगमगा गई। खेलते हुए एक दिन महसूस हुआ कि एक दूसरे से प्यार करने लगे। एकाएक महसूस कैसे हो सकता है? लेखक थोड़ा और इलाबोरेट कर सकता था। प्यार के एहसास से मुझे शर्म भी आ गई, झिझक झिझक भी हुई, लेकिन जो होना था वो हो गया था। असल में प्यार का एहसास नहीं, यहाँ कुछ और एहसास आ रहा है। ओके, यह प्यार कितना गहरा और उदंड था, इसकी कल्पना गीत लिखकर खो जाने या रोकर हल्के हो जाने वाले भावुक हृदय ही कर सकते हैं। इतना उड़न था, इसकी कल्पना गीत लिखकर खो जाने या रोकर हल्के हो जाने वाले भावुक हृदय ही कर सकते हैं। इतना भावनात्मक गहराई होनी चाहिए आपके हृदय में कि आप इस बात को महसूस कर सकें। अदरवाइज आप छोड़ ही दीजिए इस बात को कि हमारा प्यार कैसा था। एक आग थी जो हौले हौले हम दोनों के बीच सुलगती जा रही थी, और जब भी मौका मिला हम बड़ों की आंखें बचाकर एक दूसरे को छूने, सहलाने या चुटकियां भरने की फिराक में रहते थे। अच्छे अच्छे अच्छे, ये तो बचपन का प्यार है लग रहा। तट पर घरौंदे बनाने का ढोंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेत की सतह के नीचे एक दूसरे के स्पर्श के लिए लालायित या कुर्सियों के पीछे घुटने से घुटना सटाकर खड़े हुए, पकड़े जाने के डर से उत्तेजित। अच्छा, पकड़े जाने का डर है तो उत्तेजना और बढ़ जाती है। हम आशंका और उत्तेजना की एक जाल में टंगे रहते। एक आशंका है कि क्या हो रहा है, पकड़े न जाइए, और उत्तेजना इतनी बढ़ती जा रही है कि चोरी कर रहे हैं तो और थ्रिल मिल रहा है। लहू में सनसनाती सुखद अनुभूतियों का यह जाल कभी हमें हवा में उछाल देता और कभी झटके से खुलते हुए किसी दरवाजे या हवा चलने से टकराती किसी खिड़की के आवाज से हमारी सांस जहां की तहां रह जाती। तो कभी हवा में उड़ जा रही है, तो कभी ऐसा लगता है कि हवा तेज चल रही है, दरवाजा फट से बंद हुआ, क्या हो गया। किसी खिड़की की आवाज से हमारी सांस जहां की तहां रह जाती, और कभी किसी झाड़ी में गेंद फेंक कर ढूंढते ढूंढते कनपटियों से कनपटियां सटाए कोई आहट